हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंगर क्लासेस में। आज हम भारत का संविधान के विकास के बारे में कुछ एक्ट देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके फैक्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो कैसे हुआ, मतलब भारत का जो संविधान बना है वो कैसे बना है, उसके उसमें क्या क्या नियम आए थे, क्या क्या एक्ट आए थे, उन सारे एक्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है वो मूलतः दो चरण में हुआ है। तो वो दो चरण कौन कौन से हैं? पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेतु जो शासन था, उसके तहत जो अधिनियम पारित हुए थे, जो एक्ट आए थे वो। दूसरा था कि ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन चला था भारत पर, वो उससे संबंधित जो एक्ट आए थे या जो अधिनियम पारित हुए थे वो। इन दोनों को मिलाकर हमारे भारतीय संविधान बनाया गया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो एक्ट आए थे तो उनमें एक्ट थे, हमारा पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद था चार्टर एक्ट। उसके बाद था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद था चार्टर एक्ट 1786। उसके बाद था चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद था चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1853। फिर उसके बाद में 1858 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन ले लिया था और उसे अपने अधीन कर लिया गया था। तो उसके अधीन जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का जब शासन आ गया, तो उसके मतलब जो अधिनियम आए थे वो क्या थे? वो थे भारत शासन अधिनियम 1858। उसके भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद में आया था भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मैंटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उसके बाद में आया था भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि 1935 के अधिनियम से बहुत सारे अनुच्छेद हमारे संविधान में लिए गए। तो ये सही बात है कि 1935 के अधिनियम से बहुत सारा संविधान हमारे संविधान में लिया गया है। उसके बाद में आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। तो इन सभी को हम धीमे धीमे करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या आया था और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो जो हमारा पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था कि जो यहाँ पे मतलब व्यापार करने आए थे, वो जब वो बक्सर का और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पे शासन हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उन्होंने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया था और कुशासन हो गया था, मतलब कि शासन में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए यह एक्ट आया गया था, भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए। इसमें जो प्रावधान किए गए थे वो क्या किए गए थे कि बंगाल के गवर्नर को का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। मतलब जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, अब उसका नाम बदल दिया गया, उसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले गवर्नर जनरल बने थे तो वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग, कि जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे वो यही थे, वॉरेन हेस्टिंग, और यही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण और प्रावधान थे कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया गया। इसमें जॉन जॉर्ज मॉर्सन, फोर्सिस क्यूरिंग और वरेन, ये इसके सदस्य थे। और इसमें जो और मुख्य प्रावधान हुआ था, जो एग्जाम में पूछा गया है, कि 1773 के एक्ट के तहत जो प्रेसिडेंसी थी,
उनको कौन कौन सी प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो वो थी बम्बई और मद्रास। पहले ये अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1773 के एक्ट के बाद इनको शामिल कर दिया गया था। इसी एक्ट के तहत क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी 1773 के एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। एक संक्षिप्त चित्रण देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय का जो 1774 में बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद इसको कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1937 को कोई दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की। मतलब ये 1774 में पहले यहाँ पे बना था, लेकिन बाद में 1935 के अधिनियम से इसको हटाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। लेकिन आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो वर्तमान में जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आया था वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो 1773 एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो इस एक्ट के प्रावधान क्या थे? तो वो प्रावधान थे कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। जो कंपनी के जो कामकाज थे उनमें सरकारी नियंत्रण हो। और दूसरी थी इसमें राजनीतिक और व्यापारिक पक्षों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब राजनीतिक पक्ष अलग और व्यापारिक पक्षों को भी अलग अलग कर दिया गया था। और उसके बाद इसमें जो प्रावधान थे कि जो राजनीतिक कार्य होंगे उनके लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, और जो व्यापारिक कार्य होंगे उसके लिए एक निर्देशक मंडल बनाया गया था। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। उसके बाद में आया था चार्टर एक्ट 1786। यह भी एक महत्वपूर्ण एक्ट रहा है। इसके जो प्रावधान थे तो वो थे विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति। मतलब जो गवर्नर जनरल होता था उसको कुछ शक्तियां दी गई थी इसके अधीन। वो क्या दिया गई थी? विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को, मतलब वो अपने निर्णय को रद्द कर सकता है या फिर मतलब कोई लॉ बना सकता है और अपने निर्णयों को लागू कर सकता है। मतलब जो अधिकार हैं उस जैसे किसी के अनुसार उस गवर्नर जनरल के अनुसार कोई लॉ आना चाहिए तो वो उसको रख सकता है। उसके बाद में आया था हमारा चार्टर एक्ट 1813। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट रहा है। तो इसके जो प्रावधान थे वो थे ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। मतलब जो प्रचारक थे, मतलब जो अंग्रेजी प्रचारक थे, जो धर्म प्रचारक थे, उनको भारत में आने की अनुमति मिली थी इसी एक्ट के तहत। और प्रथम बार, मतलब पहली बार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रावधान, मतलब शिक्षा लेने का प्रावधान कब शुरू किया था, उन पे खर्चा किया था। तो वो 1813 के एक्ट के तहत किया था। उसके बाद में जो कुछ प्रावधान थे वो थे कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। मतलब कंपनी थी उसको वो भारतीय, मतलब भारत में व्यापार नहीं कर सकती, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार पूर्वतः जारी रहता है और इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।